ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील करता है किसके साथ, कंपाउंड्स के साथ, जो स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बन के साथ जो बाकी जो कंपाउंड्स बनने वाले होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की पढ़ेंगे, मतलब टेट्रावैलेंसी। सलाम व आदाब तमाम दोस्तों को, फिर से मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के अंदर। इसमें हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो 10वां चैप्टर है उसके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का 10वां है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इससे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 11th के रिलेटेड। और ख़ास करके ये तमाम जो सिलेबस है, ये सिलेबस ख़ास करके फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी अगर ये सिलेबस में होगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप जो है अगर क्लास 11th की एकेडमिक में कोई अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्योंकि क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही तो पढ़ने वाले हैं हम। इसमें अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे इस चीज़ को प्रेसाइज़ किया है, मतलब थोड़ा सा कम किया है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की है। इस वजह से ये थोड़ा है, यानी कि मान के चलो आप कि जो बच्चा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, मिसाल जिसने पहले तैयारी की है, एक डीप स्टडी की हुई है, तो एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पे वो आके यहाँ पे वो रिवीजन हासिल कर सकता है। यहाँ से एक रिवीजन के तौर पे उसको बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें यहाँ पे मिल सकेंगी, ठीक है। तो अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो इससे पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में तमाम चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो अब यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील करता है किसके साथ, कंपाउंड्स के साथ, जो स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बन के साथ जो बाकी जो कंपाउंड्स बनने वाले होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की पढ़ेंगे, मतलब टेट्रावैलेंसी मतलब होता है कि इसकी वैलेंसी जो है 4 है, ये दूसरे 4 एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्ड बना के, कोवलेंट बॉन्ड बना के जो है वो रिएक्ट हो सकता है। कहते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 2 4। बिल्कुल आसान सी ये बात है, ठीक है। और इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। 10 कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, और इसलिए कार्बन जो हमेशा तौर पर टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 3-4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इट फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया है। ड्यू टू टेट्रावैलेंसी कार्बन हैज इट्स टेट्राहाइड्रॉन शेप, और इसलिए इसकी टेट्राहाइड्रॉन शेप भी है इसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से। उसके बाद कैटिनेशन। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, ये क्या चीज़ होती है, कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, कि ये खुद ब खुद लिंक करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ये इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। इज द मेरिजन ऑफ एक्सिस्टेंस सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यही वजह है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स है कार्बन बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे हम क्लासीफाई जो है किए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो किस कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासीफाई किए हुए उन्होंने, ये आपने देखना है। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे एसाइक्लिक और साइक्लिक 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए, एसाइक्लिक और साइक्लिक। तो साइक्लिक फिर उसे डिवाइड किया है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब यहाँ पे होमोसाइक्लिक जो फिर यहाँ पे डिवाइड किए हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और एरोमेटिक फिर यहाँ पे डिवाइड किए हैं बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। ये चीज़ आपने देखनी। उसके बाद हमने एल्कीन्स, एल्केन्स, हेलोजन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल, जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो फंक्शनल ग्रुप्स के बाद पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या हैं। तो द फंक्शनल ग्रुप में भी डिफाइन एज द एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ उसकी प्रॉपर्टी, हालांकि देखो अगर एल्केन होगा तो अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है मिलेगा उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर हो जाएंगे। हालांकि ये मिसाल के तौर पर अगर एल्कीन की बात की जाए या इथेन की बात की जाए, प्रोपेन की बात की जाए, ब्यूटेन की बात की जाए, तो कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती हैं, डिफर करती हैं, फर्क आ जाता है उनकी वजह से, तो उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। यानी जिस ग्रुप की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो तब्दील होती है उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास एल्कीन्स है, एल्काइंस है, हेलोजन्स है, अल्कोहल, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड अमाइड्स और प्राइमरी अमाइंस है। नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच रहता है, जैसे यहाँ पे एल्कीन्स में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्केन की अगर बात करें यहाँ पे दिया नहीं है वो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर। हेलोजन्स में हेलोजन्स ही होता है, अल्कोहल में हाइड्रोक्सल होता है, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड या फॉर्म एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिल में कार्बोक्साइल होता है, एसिड अमाइड में अमाइड होता है, और प्राइमरी अमाइड में अमाइनो होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप इस डबल बॉन्ड के, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया गया है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया है, यहाँ पे एक्स मतलब हेलोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद हाइड्रोक्साइल को OH से दिखाया गया है, एल्डिहाइड को CHO, ये फंक्शनल ग्रुप का ये है स्ट्रक्चर, मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद है कार्बोक्साइल COOH, ये C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से अमाइड CONH2 C डबल बॉन्ड ONH
2, क्योंकि एन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, एक कार्बन के साथ बनाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ, एमाइन है NH2, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या चीज़ होती है? होमोलॉगस सीरीज़ डिफाइन एज द फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑल मेंबर्स ऑफ इच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप इन एक ही किस्म का फंक्शनल ग्रुप इसके पास होता है, शो है ग्रेजुअल इन फिजिकल एंड सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एनी टू एडजेसेंट मेंबर ऑफ इच डिफर बाई CH2 ग्रुप, यानी कि दूसरा एडजेसेंट ग्रुप जो है वो डिफर करता है किससे? CH2 ग्रुप से। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप आर कॉल्ड एज होमोलॉगीज, और इंडिविजुअल ग्रुप ये ग्रुप जिसको होमोलॉगीज कहते हैं और उस फिनोमेना को होमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, होमोलॉगी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक, अब इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर। With organic chemistry with a million of compounds in order to clarify, identify them, a systematic method of naming known as IUPAC name, यानी कि एक सिस्टमेटिक नाम, जिस तरीके से अगर जोलॉजी बॉटनी की अगर बात करेंगे आप, तो प्लांट्स का नाम देना या एनिमल्स को नाम देना, क्योंकि अलग रीजन में अलग अलग नामों से किसी जानवर को किसी प्लांट को पुकारा जाता है, इसलिए वहाँ पे बोटेनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम, तो यहाँ पे IUPAC नेम जो है दिए जाते हैं। स्टेप नॉमेनक्लेचर इन अडॉप्टेड द नेम और सच एज द लिसनर्स कैन डिड्यूस स्ट्रक्चर पार्टिकुलर, उस नाम से वो स्ट्रक्चर जिससे बनाया जा सकता है। द IUPAC नेम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। IUPAC नेम में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, सुफिक्स होता है, जैसे 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये 3 मिथाइल ऑक्टेन की एग्जांपल दी है, इसी 3 मिथाइल ऑक्टेन की, ठीक है। इसके नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के बारे में। स्ट्रेट चेन एल्केन, अब एक कुछ होते हैं स्ट्रेट चेन, कुछ होते हैं ब्रांच्ड। सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कहते हैं नाम ऑफ सच कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड एंड विद सुफिक्स एन। सबसे पहले उसका हमने चेन देखना है, चेन का स्ट्रक्चर क्या है और उसका एंड पे नाम क्या है, सुफिक्स उसका क्या है, जैसे एन होता है, आइन होता है, ठीक है। तो कह रही है तो प्रीफिक्स इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन, और उसका सुफिक्स प्रीफिक्स जो है, जैसे एल्केन है उससे उसका कार्बन एटम, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो मिथ में एक कार्बन एटम होता है, इथ में होते हैं 2, तो प्रोप में 3, ब्यूट में 4, तो ब्यूटेन, तो उसका प्रीफिक्स जो पहले आता है, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और उसके बाद एंड पे जो सुफिक्स होता है, जैसे मीथेन या मीथीन, EN का लगाएंगे तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, और मिथाइन YN का लगाएंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस किस्म की क्लासिफिकेशन यहाँ पे होती है। और उसके बाद ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? द लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन इज द मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई किया जाता है। द नंबरिंग इज डन इन सच वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पोजीशन वैल्यू। अब नंबरिंग किस तरीके से की जाएगी ब्रांच की? तो ब्रांच को सबसे पहला नंबर आना चाहिए, यानी अगर इस साइड से करेंगे तो अगर दूसरा आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड से करेंगे तो तीसरा आ रहा है, तो हमने पहली वाली जो है उसकी नॉमेनक्लेचर में पहली वाली जो नंबरिंग दी होती है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने चलाना है। द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच एज ए ब्रांच एंड देन प्रीफिक्स टू बी नेम फॉर द प्रेजेंट एल्केन पेरेंट एल्केन एंड इट्स पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय नंबर। उसके बाद जितने भी ब्रांच होते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसका नंबर, मिसाल के तौर पर अगर दूसरे नंबर पे जो है मीथेन 2 कार्बन एटम जो है तो वहाँ पे आएगा 2 डाई मीथेन, तो इस तरीके से वहाँ नंबर आएगा उस चेन का। द लवर नंबर इज़ गिवन टू द फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मीथेन आएगा या इथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, तो उसके बाद उससे किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली उसको देखा जाता है। सबसे पहले जो है कौन आएगा, जो अल्फ़ाबेटिकली में सबसे कम, जैसे इथेन है तो पहले आएगा, उसके बाद मीथेन, फिर प्रोपेन। द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच चेन अटैच टू द रूट एल्केन इज नंबर 1, और कार्बन एटम जो अटैच रहता है रूट चेन के साथ उसको नंबर 1 दिया जाता है। पूरे चेन का जो कार्बन एटम पहला होता है उसको नंबर 1 दिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, अब जिसके साथ देखो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं थे तो इस तरीके से, लेकिन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अब हो, जिसके हमने फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बात की थी, ये वाले फंक्शनल ग्रुप जिसके बारे में हमने लिखा था, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडामाइड है, प्राइमरी अमाइड है, एल्कोहल है, हैलोजेंस है वगैरह, अगर ये होंगे तो उस वक्त क्या चीज़ रहती है कि इस तरीके का नॉमेनक्लेचर रहेगा। कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर इन सच वे दैट द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ब्रांच चेन था तो सबसे लंबी चेन को हमने सेलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर जिस चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो अगर कार्बन से वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो शुरू होता है तो उस कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है। बात समझे? उस कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है। When there is a more functional group than the priority order there is, अगर more functional group है तो यहाँ पे priority order दिया है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाएगा, उसके बाद SO3H, COR, उसके बाद COCl, CON, NH2, CN, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, NH2 जैसे एल्कोहल वगैरह वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इस तरीके से आप सबसे आखिर पे ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाता है। फिर आइसोमेरिज्म मतलब स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है तो वो देखेंगे। 2 और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर सेम होता है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन उसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। हालांकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम रहता है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, उसको कहते हैं आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और उसको उन दो को आइसोमर्स कहते हैं जो आपस में क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करती हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन आपस में वो डिफर करते हैं किसमें, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को आइसोमर्स कहते हैं, उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म, देन 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन चेन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि
चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि सेम कंपाउंड तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन उसकी जो ब्रांच है वो डिफरेंट पोजीशन पे लोकेटेड होती है कार्बन, किसी भी दूसरे कार्बन आइटम पे, उसको कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग द सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उसकी पोजीशन जो है डिफर करती है, यानी कि एक कंपाउंड में एक जगह पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कंपाउंड में दूसरी जगह पे डबल बॉन्ड है, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहता है, तो उसको कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ कार्बन आइटम, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ बीच में है, तो उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल ग्रुप अगर डिफर करता है उसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे पढ़ने को। उसके बाद मेटामेरिज्म क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल, जिन्हें फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड अगर कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उसको कहा जाता है मेटामेरिज्म, जिस तरीके से यहाँ पे दिया है C4H10O रिप्रेजेंट C2H5O C2H5, देखो दो साइड से दो जो है एल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, इस वजह से इसको डिफर करते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फिशन होता है टूटना, तो किस तरीके से टूटता है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज, इन दिस क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रैगमेंट, यानी इसमें क्या रहता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक फ्रैगमेंट की तरफ जाता है, और किस फ्रैगमेंट की तरफ जाता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे CH3, यानी कि यहाँ पे मीथेन है और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जो है हेलोजन्स फैमिली का जो एलिमेंट है, ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये जो है इन्हें लॉस किया होता है, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आती हैं। उसके बाद होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, इसके लिए द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना डिफरेंस नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो अपने अपने ले जाए, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से बॉन्ड बनता है, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक इस साइड चला जाता है उसको कहा जाता है होमोलिटिक क्लीवेज। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स, द रिएजेंट दैट ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचते हैं अपनी तरफ, दैट इज उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो टेक अवे इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, देन दैट टेक्स अवे ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वहाँ पे लाता है, यहाँ दे देता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग द चेन ऑफ द कार्बन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप एट ए एंड ऑफ कॉल्ड चेन, कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट किसी भी चेन के अंदर, किसी भी कार्बन चेन के अंदर किसी भी एटम या ग्रुप की मौजूदगी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूलर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन ए पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम में अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि पोलरिटी आ जाती है, इंड्यूस्ड होता है चार्ज, और उस पोलरिटी की वजह से वो सर्कुलेट होता है रेजोनेंस, उसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो ये पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो प्योर का कैसे कर, सब्लिमेशन, तो प्योरिटी है, यानी किसी कार्बन को हमने प्योर करना है, उसको साफ करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो सब्लिमेशन की। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड, सब्लिमेबल से नॉन सब्लिमेबल को अलग करते हैं, ये उसके लिए। क्रिस्टलाइजेशन द मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड प्योरिटीज इन द सॉल्युबल सॉल्वेंट, कहते हैं इसमें डिफर करता है किसमें, सॉल्युबिलिटी में, तो किसी भी कंपाउंड जो है वो लेस सॉल्वेंट है, अलग अलग डिग्री पे सॉल्युबल होता है, तो उसको अलग कर सकते हैं। द इम्प्योर कंपाउंड is dissolved in solvent at heated at high temperature on cooling the hot concentrated solution pure compound crystallize out। कहते हैं देखो आप यहाँ पे, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स, तो उस तरीके से हम क्रिस्टलाइजेशन की मदद से, मिसाल के तौर पर 2 कंपाउंड है, एक 100 डिग्री पे मेल्ट होता है, दूसरा 200 डिग्री पे मेल्ट होता है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप 100 डिग्री टेम्परेचर लेके एक कंपाउंड को मेल्ट करा के उससे बाहर निकाल सकते हो, दूसरा कंपाउंड वैसे ही रह जाएगा, तो दोनों जो प्योर हो जाएंगे। उसके बाद डिस्टिलेशन, इसमें यूज सेपरेट वोलाटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स एंड लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस होता है तो वोलाटाइल एक होता है जो खुद ब खुद जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है, और नॉन वोलाटाइल होता है जो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट नहीं होता, उसको नॉन वोलाटाइल कहेंगे, ठीक। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, if the boiling of the two liquid is not much, they are served by this method। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा नहीं होता है किसी भी लिक्विड का, तो इस मेथड से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसे हम अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, कि दिस मेथड यूज प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डिकम्पोजेज एट आर बिलो दियर बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो उसके नीचे ही बॉइलिंग पॉइंट पे उसको डिकम्पोज किया जाके उसको हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन, इसमें यूज सेपरेट सब्सटेंस विच इज स्टीम वोलेटाइल एंड इमिस्क्रेबल विद वाटर। इमिस्क्रेबल वाटर जो वोलेटाइल से बस कर सकते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हम ये देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर हमने डिटेक्ट करना, देखना इसमें है कि नहीं है, उससे कुछ यहाँ पे दी हुई कुछ तजर्बात है, कुछ प्रोसेस। द कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बाई हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ
उस कंपाउंड को क्या करना है, हीट करना है इन ए हार्ड गिलास, एक गिलास ट्यूब के अंदर। व्हेन कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगी तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, विच कैन बी टेस्टेड विद लाइम वाटर। उसके बाद लाइम वाटर के साथ क्या टेस्ट किया जाएगा, वाटर एंड हाइड्रोजेनेसिस कन्वर्ट द वाटर विच कैन बी टेस्टेड विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच टर्न्स ब्लू। तो जब वो ब्लू हो जाएगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को चेक करने के बाद, तो हम ये बता सकते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। डिटेक्शन ऑफ अदर कंपाउंड जैसे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ये भी आप देख सकते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए टेस्ट किया तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉयल्ड, सोडियम फ्यूजन जो ऊपर दिया हुआ है इसको हम बॉयल करते हैं विद आयरन सल्फेट के साथ, आयरन सल्फेट के साथ, एंड एसिडिफाइड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको क्या किया जाता है, एसिडिफाई किया जाता है, उसको रिएक्ट करवा के किया जाता है द फॉर्मेशन ऑफ प्रूसियन ब्लू कलर, और वहाँ पे प्रूसियन ब्लू कलर जो है वो हम जो है बन जाएगा कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ नेचुरल, वहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है। देखो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसके साथ रिएक्ट कराना है हमने, किस चीज़ के साथ, तो हमें ये पता चले कि वहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है। उसके बाद सल्फर के साथ टेस्ट किया है, तो सोडियम फ्यूजन जो ऊपर सोडियम फ्यूजन हमने बना एक्सट्रैक्ट एसिडिफाई विद एसिटिक एसिड, यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे क्या करना है, एसिडिफाई करना था, एंड लेड एसिटेट इज एड टू इट, और उसके बाद लेड एसिटेट में डालना है, द ब्लैक प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड सल्फाइड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, और वहाँ पे क्या बनेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेशन वहाँ होगी, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि इसमें सल्फर मौजूद है। उसके बाद टेस्ट फर्स्ट हैलोजन, हैलोजन के लिए टेस्ट क्या है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, द वाइट प्रेसिपिटेशन सॉल्वेंट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उसे क्या किया जाएगा, और उसको क्या किया, डिजॉल्व किया जाएगा, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। उसके बाद वहाँ पे क्लोरीन पता चलेगा इसमें क्लोरीन है, येलो प्रेसिपिटेशन अगर निकलेगी, क्लोरीन सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ब्रोमीन मौजूद होगा, येलो प्रेसिपिटेशन निकलेगी इनसॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, अगर इनसॉल्युबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उससे पता चलेगा इसमें क्या आयोडीन मौजूद है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में इसके बाद भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं बहुत सारी, तो वो हम अगली वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।